हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या रोल प्ले करता है प्रीएम्बल। ओके, एंड प्रीएम्बल के अंतर्गत कौन कौन सी फिलॉसफी हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रीएम्बल में जो डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उनका क्या मतलब है। ठीक है, इन सारी चीजों को समझेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये हम लास्ट में देखेंगे। और प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, तो इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। अगर आप प्रीएम्बल को समझते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंस समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। प्रीएम्बल को संविधान की आत्मा कही गई है। क्यों? क्योंकि संविधान में क्या है, संविधान की क्या फिलॉसफी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हमें प्रीएम्बल बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। तो प्रीएम्बल क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन begins with a short statement of its basic values and philosophy। यानी संविधान शुरू होता है एक बहुत ही छोटे स्टेटमेंट के साथ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू और इसकी फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसे ही प्रीएम्बल कहा जाता है। संविधान begins with very short statement of its values and philosophy and that statement is called preamble। यानी प्रीएम्बल क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान जो हमारा डॉक्यूमेंट है संविधान का, वो एक छोटे से स्टेटमेंट कथन से स्टार्ट होता है और उस कथन में, उस स्टेटमेंट में संविधान का जो गुण है, संविधान की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, और उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन शास्त्र है, उस स्टेटमेंट में, उस कथन में बताया गया है और इस कथन को ही हम प्रीएम्बल कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो शुरुआत में उसके प्रीएम्बल के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्यों डाला गया संविधान में? प्रीएम्बल को क्यों डाला गया? इसका पर्पस क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो अगर हम एनालाइज करें तो प्रीएम्बल के 4 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, प्रीएम्बल के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी प्रीएम्बल डालने, कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का 4 पर्पस है, 4 मकसद है। पहला है it indicate the source of the authority of the constitution। It indicate the source of the authority of the constitution। ठीक है, यानी ये क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथोरिटी का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स क्या है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बेसिक्स रूल्स बताए गए हैं और जिस रूल से गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें रूल बताए गए हैं, जिस रूल के अंतर्गत, जिस रूल के अनुसार
हमारी गवर्नमेंट रन करेगी, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो रन करेगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप शासन चलाएं, और किस तरह से चलाएं ये भी गाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, ये भी गाइड कर रहा है। यानी हमारे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर क्या है? हमारे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। यानी गवर्नमेंट अपना पावर कहां से ड्राइव कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट से पूछता है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप कैसे आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपको कौन पावर दे रहा है, तो गवर्नमेंट बता सकती है कि मेरे पावर का सोर्स संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन को कौन पावर दे रहा है कि वो गवर्नमेंट को पावर दे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स क्या है? ठीक है, तो ये प्रियम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स इस देश के लोग हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स इस देश के लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहां से ले रहा है? यहां के लोगों से। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ये पावर दिया है कि आप गवर्नमेंट को चलाने के लिए या फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे कंट्री का होगा उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन दिया है? हम लोगों ने। ठीक है, वी द पीपल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो आपको पता चलेगा, देखिए सॉरी, अगर आप प्रियम्बल को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? हम लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, और हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, लॉ बनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, justice, social, economic, and political liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. लास्ट में लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Give to ourselves this constitution. यानी we the people of India, यानी हम लोगों ने have solemnly resolved to constitute India, यानी हमने एक शपथ लिया है, हम भारत के लोगों ने शपथ लिया है कि इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। और अपने आप को लास्ट में लिखा है कि गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को ये संविधान हम दे रहे हैं। हमने ही ऐसा संविधान बनाया है और हम अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं, यानी संविधान को हम पावर दे रहे हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो प्रियम्बल, ये मैंने प्रियम्बल पढ़ा अभी। तो प्रियम्बल क्या बताता है? पहला, प्रियम्बल का पर्पस क्या है? पहली बात कि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स क्या है? वी द पीपल, मतलब यहां के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के सोर्स हैं। तो ये हमें प्रियम्बल बताता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, इट इंडिकेट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल का दूसरा उद्देश्य है टू शो द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट,
ठीक है, टू शो द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत जो राष्ट्र है उसका पॉलिटिकल नेचर कैसा है, उसका राजनीतिक स्वभाव कैसा है, उसको दर्शाता है प्रियम्बल। मैंने अभी पढ़ा था प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हम इंडिया को कैसा बना रहे हैं, सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया का पॉलिटिकल नेचर कैसा होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्टिक होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। तो यह हमें प्रियम्बल बताता है कि इंडिया का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव, प्रियम्बल का तीसरा ऑब्जेक्टिव है it explain the objective and the principle of constitution। प्रियम्बल हमें क्या बताता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान की फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। ठीक है, हमारा संविधान क्या अचीव करना चाहता है। ठीक है, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, हमारा संविधान क्या अचीव करना चाहता है। तो जैसा कि मैंने अभी प्रियम्बल पढ़ा आपके सामने कि and to secure all its citizen justice, liberty, equality, fraternity, यानी हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, टू अचीव, यानी हमारे लोगों को जस्टिस देना, इक्वालिटी देना, ठीक है, लिबर्टी देना, फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश करना, ठीक है, यानी न्याय देना, समानता देना, ठीक है, फ्रीडम देना और भाईचारा को प्रमोट करना। यह हमारे संविधान का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ठीक है, तो और यही हमारे संविधान की फिलॉसफी है, दर्शन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग देम, यानी हमारे सिटीजन को, हमारे नागरिकों को न्याय देना, ठीक है, समानता देना, फ्रीडम देना, स्वतंत्रता देना और उनके बीच भाईचारे की भावना को डेवलप करना, ताकि उनका इंडिविजुअल डिग्निटी बढ़े और साथ ही साथ देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन हो। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, फिलॉसफी है। ओके, तो दीज आर some of the objective of preamble, these are some of the purpose of introducing preamble to the constitution। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला preamble मैंने पढ़ा अभी, तो उस preamble में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को समझना बहुत ही जरूरी है। पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन कीवर्ड्स पे आधारित है। अगर आप इन कीवर्ड्स को समझते हैं तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे इंडियन पॉलिटी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला कीवर्ड है, जैसा कि मैंने पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहला कीवर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इंडिकेट्स दैट पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन, मतलब जो यहाँ के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके वही सबसे पावरफुल हैं, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वही दूसरे को पावर दे रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग, अल्टीमेट हम लोग सोवरेन हैं, यानी हमारा जो डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा, यानी इंडिया में कोई भी डिसीजन होगा वो यहाँ के लोग लेंगे, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो डिसीजन लेंगे वही सबसे ऊंचा डिसीजन होगा, उस डिसीजन को कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा है सोवरेन। ठीक है, रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सबसे पहला वर्ड आता है, इंडिया को हम कैसा बनाना चाह रहे हैं, एक सोवरेन बनाना चाह रहे हैं।
सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब है पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, यानी जो भी आंतरिक या बाहरी मामला होगा इंडिया से रिलेटेड, उसमें डिसीजन कौन लेगा? लोग लेंगे, पीपल लेंगे। क्यों? मैंने अभी बताया कि पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन। तो डिसीजन कौन लेगा? यहां के लोग लेंगे डिसीजन। इंडिया से रिलेटेड कोई भी आंतरिक, इंटरनल या बाह्य कोई मामला है, एक्सटर्नल मामला है, तो उसमें डिसीजन कौन लेगा? भारत के लोग लेंगे। अब देखिए, इंडिया कैसा कंट्री है? लोकतांत्रिक, तो लोग ही डिसीजन लेंगे। लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी भी दो तरीके की हो सकती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्ट लोग ही डिसीजन लेते हैं, लोग ही लॉ बनाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और लोगों के लिए, ठीक है, उनके प्रतिनिधि लॉ बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लोग खुद ही लॉ डिसीजन नहीं लेते, उनके प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं, और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम हर साल 5 साल पे लोकसभा का इलेक्शन होता है और स्टेट्स में विधानसभा का इलेक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हमारे लिए सदन में जाकर हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली डिसीजन हम ले रहे हैं, हमारे पास सोवरेन पावर है डिसीजन लेने का, बट हम खुद डिसीजन ना लेकर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो हमारे लिए डिसीजन लेता है। तो सोवरेन का मतलब है कि लोगों के पास राइट है डिसीजन लेने का, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो चाहे इंटरनल मैटर हो। और भारत में क्या होता है? हमारे लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो MP MLA जो होते हैं वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। नो एक्सटर्नल पावर डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुना, वो हमारे लिए डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल पावर यानी बाह्य ताकत, दूसरा देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता है, अपने डिसीजन को थोप नहीं सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? सोवरेन है। और उसकी सोवरेनिटी कहां से मिल रही है? पीपल यहां की पावर दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप सोवरेन हैं, आप डिसीजन लीजिए हमारे लिए। कोई भी बाहरी जो ताकत है आपको फोर्स नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है सोशलिस्टिक। रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्टिक। अब यहां पे सोशलिस्टिक का मतलब है समाजवाद, यानी समाजवाद का जो भी वैल्यू है, समाजवाद का सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सोशलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है टू अचीव इक्वालिटी, समानता को प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से अलग है। मार्क्स क्या बोलता है कि हम सोशलिज्म को अचीव करेंगे थ्रू रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति के द्वारा हम समानता को अचीव करेंगे, सारे राइट्स को हम अपने हाथ में ले लेंगे, सारे पावर्स को हम अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है। प्राइवेट हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? रिवॉल्यूशन के द्वारा। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म है, इंडिया में जो समाजवाद है, जिस समाजवाद का सपना हमारे फोरफादर ने देखा था, वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से अलग है। हम सोशलिस्टिक वैल्यूज को इवोल्यूशन यानी डेमोक्रेटिक वे में पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी लोकतांत्रिक तरीके से हम सोशलिस्टिक वैल्यू को अचीव करने का हमारा लक्ष्य है। इसका मतलब कि हमें समानता चाहिए, बट रिवॉल्यूशन के द्वारा नहीं, क्रांति के द्वारा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से। जैसे जो लोग पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनको ऊपर उठाने के लिए हम संविधान में ऐसा प्रोविजन डालेंगे, ठीक है, जैसे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन क्या करता है? जो लोग पिछले हिस्टोरिकल जो बैक हैं, जैसे SC और ST, तो उनके लिए हमने रिजर्वेशन दिया, ठीक है, ताकि वो लोग ऊपर उठ सके, उनको प्रमोशन मिल सके।
ठीक है, वो उनको मोटिवेशन मिल सके। तो ये क्या है, एक लोकतांत्रिक तरीका है समाजवाद के वैल्यू को प्राप्त करने का, सोशलिस्टिक वैल्यू को प्राप्त करने का। तो इंडिया एक सोशलिस्टिक कंट्री है, लेकिन ये सोशलिज्म मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से अलग है। और हम मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बिलीव करते हैं। यानी देखिए, जो प्योर सोशलिज्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारा एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्टिक व्यवस्था में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल होता है। ठीक है, मार्केट फ्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी है। यानी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी जगह दिया गया है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सिटीजन है यहाँ के, दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। यहाँ के सिटीजन, नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी बिलीफ को मान सकते हैं। और गवर्नमेंट का अपना कोई धर्म नहीं है, गवर्नमेंट का अपना कोई धर्म नहीं है। आपने सुना होगा बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका अपना धर्म होता है, स्टेट का अपना धर्म होता है, राष्ट्र का अपना धर्म होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे कंट्री इस्लामिक कंट्रीज हैं, यानी उनका राष्ट्र का ही धर्म है इस्लाम। ठीक है, लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया के पास कोई अपना धर्म नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं है। गवर्नमेंट विल ट्रीट ऑल रिलीजन, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। हर धर्म को समान आदर के साथ ट्रीट की जाएगी। देखिए, इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सेकुलरिज्म। द कंसेप्ट of Indian secularism is very much different from the concept of secularism that is popularized in Europe. यानी यूरोप में जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो इंडियन सेकुलरिज्म से भिन्न है। इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है, देखिए पहले यूरोप के सेकुलरिज्म को समझते हैं। यूरोप में सेकुलरिज्म का मतलब है, यूरोप में सेकुलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यूरोप में धार्मिक मामलों में कौन इंटरफेयर करता है, उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशन, जैसे पोप। तो पोप का जो काम है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना, धर्म के मामलों में रूल बनाना। वहां की गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट कंप्लीट उससे अलग है धर्म से। लेकिन इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है, और यहां के सेकुलरिज्म में क्या अंतर है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करती है। कब करती है, ताकि वो सेकुलर वैल्यूज को अचीव कर सके। जब उसे लगता है कि किसी धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, किसी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब इंडियन गवर्नमेंट धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, लॉ बना सकती है, ताकि वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यूज है, सेकुलर वैल्यूज, उसको अचीव कर सके। ठीक है, हर धर्म को समान अवसर दे, हर धर्म को समान आदर दे। इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। आपने सुना होगा बहुत बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बनाए धर्म से रिलेटेड, यानी गवर्नमेंट धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसा कि यूरोप में नहीं होता। यूरोप में अलग इंस्टीट्यूशन बना हुआ है धर्म के मामलों में लॉ बनाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है वो है डेमोक्रेटिक। इंडिया कैसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। यानी यहां जो इंडिया में जो शासन है लोगों के द्वारा शासन है। ठीक है, और पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी आप अगर 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो चाहे वो आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, कोई भी आपका बर्थ ऑफ प्लेस हो, आपको पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है। यानी पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज होंगे उसमें पार्टिसिपेट होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है। जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है तो उसके पास वोटिंग राइट होता है। वो इंडियन सिटीजन है तो उसके पास वोटिंग राइट होता है।
तो एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्ट देयर रूलर्स, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके प्रति जिम्मेदार हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इज, और डेमोक्रेसी में क्या फीचर्स है? गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट तानाशाही गवर्नमेंट नहीं होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट किसके अनुसार चलेगी? रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल रेगुलेशन है उसी के अनुसार चलेगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो जुडिशरी उस पर कंट्रोल कर सकती है। तो दैट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ अ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो लोगों के द्वारा चुन के आएगा, वो हायरार्की से नहीं आएगा। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट वो लोगों के द्वारा चुन के जाएगा। वो जैसे मोनार्की में क्या होता है? हायरार्की से, राजा का बेटा राजा होता है। तो लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? गणतंत्र में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, तो वो लोगों के द्वारा चुन के आएगा, चाहे वो डायरेक्ट चुन के आए या इनडायरेक्ट चुन के आए। तो दैट इज रिपब्लिक। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस। ठीक है, जस्टिस यानी न्याय। अब जस्टिस तीन तरह, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस का मतलब है न्याय, नागरिकों को न्याय प्रदान करना। और न्याय तीन तरीके के हो सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू सिक्योर जस्टिस यानी न्याय प्राप्त करना, वो हम फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हम जस्टिस अचीव करते हैं। फंडामेंटल राइट के द्वारा हम पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हम पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करते हैं, और डीपीएसपी के द्वारा, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के द्वारा हम सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय को हम डीपीएसपी के थ्रू अचीव करते हैं, और राजनीतिक न्याय को हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के द्वारा अचीव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिलॉसफी है, ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिलॉसफी क्या है? नागरिकों को लिबर्टी देना, फ्रीडम देना। किस तरह का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट। थॉट मतलब सोचने का फ्रीडम। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, व्यक्त करने का फ्रीडम। उसके बाद बिलीव, ठीक है, मान्यता रखने का फ्रीडम। बहुत जैसे इंडिया में बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग किसी पेड़ की पूजा करते हैं, उनकी मान्यता है कि इस पेड़ में भगवान बसते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, उसके बाद फेथ मतलब किस रिलीजन में आप अपना फेथ रख रहे हैं। वर्शिप यानी किस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, ये आपके पास फ्रीडम है। ठीक है, चूज देयर वे ऑफ लाइफ, चूज लिबर्टी टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने का ढंग, आपका जीवन जीने का क्या ढंग होगा, ये आपके पास आपका फ्रीडम है। ठीक है, आप किस तरह के पॉलिटिकल थॉट्स रखते हैं, किस तरह के राजनीतिक विचार रखते हैं, किस पार्टी को अपना वोट देते हैं, किस पार्टी को आप फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रीडम है, लिबर्टी है। लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी बताया गया है कि लिबर्टी इज नॉट अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि आपका लिबर्टी अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लिबर्टी तभी तक आपका काम आएगा जब आपके उस लिबर्टी से किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यानी लिबर्टी हमारा अनलिमिटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिलॉसफी है वो है इक्वालिटी यानी समानता को प्राप्त करना। समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी आपका स्टेटस समान हो, समाज में आपका स्टेटस समान हो, आप किसी को भी हीन भावना से ना देखा जाए। ठीक है, समानता हो। और
एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब समान अवसर प्रदान हो आपको। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे वर्ग से हैं तो आपको कम अवसर दिया जाए। सभी लोगों को समाज में समान अवसर दिया जाए ताकि वो अपने आप अपना ग्रोथ कर सके। तो सभी को समान अवसर दिया जाए और सभी लोग लॉ के सामने समान हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ इज द अल्टीमेट सोवरेन, यानी लॉ के सामने सभी लोग समान है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी, यानी समानता। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन, भाईचारा की भावना उत्पन्न हो, ठीक है, ताकि लोगों का जो डिग्निटी है उसकी रक्षा हो सके, लोगों की डिग्निटी का रक्षा हो सके, यानी उनकी गरिमा का रक्षा हो, और साथ ही साथ देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहे, देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहे। हमारे हम अगर एक दूसरे को भाई की तरह ट्रीट करेंगे तो हम एक राष्ट्र के रूप में हमेशा बने रहेंगे, ठीक है, और एक राष्ट्र के रूप में हमेशा बने रहेंगे और हमारे देश की यूनिटी, एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। जहां हम में यह भावना आएगी कि हम अलग हैं, हम भिन्न हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएंगे। देखिए, कल्चरली हम भिन्न हैं, इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, तो कल्चरली हम भिन्न हैं, बट नेशनली हम यूनाइटेड हैं, हम में एक राष्ट्र की भावना है और यही भावना हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़कर रखती है। तो इसे मेंटेन करने की जरूरत है, भाईचारे की भावना को मेंटेन करने की जरूरत है ताकि हम एक राष्ट्र के रूप में बने रहे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। अब नेक्स्ट है कि प्रियम्बल इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजन की तरह हम इसे अमेंड कर सकते हैं? तो इसके लिए एक दो जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। बेरूबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबेरी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था जजमेंट में कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस में, यानी 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को बदल दिया, ठीक है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन अमेंड इट, यानी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट का हम संशोधन कर सकते हैं, वैसे ही हम प्रियम्बल का भी संशोधन कर सकते हैं। Why? Because it's also a part of constitution. That's why we can amend it. और केशवानंद भारती केस के बाद ही प्रियम्बल को अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रियम्बल को अमेंड किया गया, संशोधन किया गया। और सिर्फ पूरे हिस्ट्री में, पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया के सिर्फ एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया, वो 42nd अमेंडमेंट था। उसमें उस अमेंडमेंट में क्या किया गया, दो वर्ड को ऐड किया गया प्रियम्बल में, दो वर्ड को ऐड किया गया प्रियम्बल में। कौन कौन से वो वर्ड थे? सेकुलर एंड सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड सोशलिस्टिक। इस दो वर्ड को प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, इससे पहले ये वर्ड प्रियम्बल में नहीं थे। तो होप कि आपको प्रियम्बल का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल अगर आप समझते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे टॉपिक पे और भी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।